हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन। इससे पहले हमने कॉजेज, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ बात कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अगर कोई लेडी रिप्रेजेंट कर रही है रिकरेंट अबॉर्शन या फिर हैबिचुअल अबॉर्शन, तो हम उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर कॉन्सेप्शनल पीरियड में कि हमें क्या मैनेजमेंट करना है। इंटर कॉन्सेप्शनल पीरियड मतलब कि अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है, दो प्रेगनेंसीज़ के बीच का जो टाइम इंटरवल है उस बीच की हम बात करेंगे कि अगर उस बीच में आपके पास कोई लेडी आ रही है, अबॉर्शन लेके आ रही है, रिकरेंट अबॉर्शन लेके आ रही, तो उस दौरान आप क्या मैनेजमेंट करोगे। तो सबसे पहले अगर वो मरीज़ क्योंकि बार बार उसमें अबॉर्शन हो रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा बार वो बार बार अबॉर्ट की है, तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान होगी, थोड़ा स्ट्रेस में होगी, एंग्जाइटी में होगी, तो उसको काम डाउन करेंगे। आप सबसे पहले एश्योर करोगे, वो जो कपल आएगा उसकी काउंसलिंग करोगे, उसको एश्योर करोगे, उसको बताओगे कि ज़रूरी नहीं है कि इतने मिसकैरेज हुए हैं तो ये नहीं है कि तुम फर्दर कंसीव नहीं करोगी या फिर फर्दर तुम्हारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। 70% चांस है कि तुम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जब कंसीव करोगी तो वो बच्चा तुम टर्म बेबी भी डिलीवर करोगी और कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब जो कपल आपके पास रिकरेंट अबॉर्शन लेके आएगा, क्योंकि ये महिला बार बार 3 या 3 से ज़्यादा बार अबॉर्ट की है, तो उस बहुत स्ट्रेस में होगी, एंग्जाइटी में होगी। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी कपल आपकी ओपीडी में विज़िट करता है, आपकी क्लिनिक में विज़िट करता है, तो सबसे पहले उसको रीअश्योर करो, उसको समझाओ ज़रूरी नहीं है। लगातार अगर 3 मिसकैरेजेस हो गए हैं तब भी चांसेस हैं तुम्हारी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की, जो कि 70% हैं। तो उसको समझाओ, उसको बताओ, अच्छे से उसको उसकी काउंसलिंग करो। सबसे पहला काम ये करना है अगर कोई रिकरेंट अबॉर्शन लेके आ रही है मरीज़ तो। उसके बाद आता है हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन। अब हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन हम किन मरीज़ों में करेंगे। अगर कोई यूट्राइन सेप्टा वाला केस है, मतलब यूट्रस की कैविटी में सेप्टम पड़ा हुआ है, तो उस सेप्टम को हम हिस्ट्रोस्कोप से देखते हुए उस सेप्टम को ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे, मैनेजमेंट करेंगे। या फिर अगर हमको साइनेकिया मिल रहा है या फिर एडिशंस मिल रहे हैं, यूट्रस में एशरमैन सिंड्रोम मिल रहा है, तो उस एडिशंस को वहीं पे हम हिस्ट्रोस्कोपी से ही लाइसिस कर देंगे। मतलब हिस्ट्रोस्कोप से देखते हुए वो जो एडिशंस बने हुए हैं उनको तोड़ देंगे, उनकी लाइसिस कर देंगे। या फिर अगर कैविटी में क्या है, फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, सब म्यूकस मायोमास हैं, तो उसमें आप हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड उन फाइब्रॉइड का मैनेजमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, क्योंकि ये सारे अगर चीज़ें आपको यूट्रस की कैविटी में दिख जा रहे हैं, इसका मतलब जो है रिकरेंट अबॉर्शन का कॉज क्या है। अगर सेप्टम मिल जा रहे हैं तो इसका मतलब सेप्टम की वजह से ये बार बार अबॉर्ट कर रही है। साइनेकिया या एडिशंस मिल जा रहे हैं तो आपको डायग्नोसिस भी मालूम चल गई कि इसी वजह से ये बार बार अबॉर्ट कर रही है। या फिर कैविटी में, यूट्रस की कैविटी में फाइब्रॉइड मिल गया तो भी आपको पता चल गया कि इसी फाइब्रॉइड की वजह से ये बार बार अबॉर्ट कर रही है। तो आप हिस्ट्रोस्कोपिक देखते रिसेक्शन कर सकते हो यूट्रस का, जो फाइंडिंग्स मिल रही है, चाहे सेप्टम मिल रहा है, चाहे साइनेकिया मिल रहा है, चाहे फाइब्रॉइड मिल रहा है, तो उसका वहीं पे मैनेजमेंट कर सकते हो, जिससे उसकी प्रेगनेंसी के आउटकम्स अच्छे हो जाएंगे। वो फर्दर कंसीव जब करेगी तो उसकी प्रेगनेंसी लास्ट करेगी और वो एक टर्म बच्चे को डिलीवर कर सकती है। या फिर अगर बाइकॉन्वेट यूट्रस वाला केस है, जहाँ जो 2 मुलेरियन डक्ट है आपस में ठीक से फ्यूज़ नहीं हो पाई हैं और उसने बाइकॉन्वेट यूट्रस बना दिया है, तो आप हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड ही उसको सही कर सकते हो। जब यूट्रस को हम एक करते हैं, एक बनाते हैं यूट्रस को, बाइकॉन्वेट यूट्रस में क्या होता है, 2 टाइप की यूट्रस बन जाते हैं, हार्ट शेप्ड यूट्रस बन जाता है। तो आप हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड क्या कर सकते हो, उस यूट्रस को एक यूट्रस बना सकते हो। जब भी हम यूट्रस की सर्जरी करके एक यूट्रस बनाते हैं उसको बोलते हैं मेट्रोप्लास्टी। तो आप हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड क्या कर सकते हो, यूट्रस को एक बना सकते हो अगर बाइकॉन्वेट यूट्रस वाला केस है। मतलब यूट्रस में कोई भी डिफेक्ट है तो आप हिस्ट्रोस्कोप से देखते हुए उसकी सर्जरी कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो उस मरीज़ को, जिससे क्या होगा, उसकी प्रेगनेंसी के आउटकम्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला केस है तो वहाँ क्या करोगे। अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी मिल रही है बच्चे में, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर आता है, एबॉर्टस बाहर आता है, बच्चा बाहर आता है, तो हम उसकी कैरियोटाइपिंग के लिए भेज देते हैं। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो बाहर आए, जो एबॉर्टस बाहर आए, जो बच्चा एक्सपेल आउट हुआ है, अगर वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला है तो उसकी हम फर्दर, या फिर मिला है एबॉर्टस जो है आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला मिला है, तो फिर फर्दर आप कपल जो विज़िट किए हैं आपके पास, उनकी जेनेटिक काउंसलिंग कराओगे, कैरियोटाइपिंग कराओगे, ये रूल आउट करने के लिए कि कहीं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला केस तो नहीं है।
या फिर अभी सिर्फ आपने कपल्स में कराया है, अभी उनके पास, या फिर अभी वो आपके क्लिनिक में वो मरीज़ अबॉर्ट नहीं की थी, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्टस नहीं था, सिर्फ कपल आया है, तो आप कपल की कैरियोटाइपिंग या जेनेटिक काउंसलिंग करा लो रूल आउट करने के लिए कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला केस तो नहीं है। और अगर फ्यूचर में कभी वो अबॉर्ट करती है तो उस बच्चे का, उस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का आप कैरियोटाइपिंग कराओगे रूल आउट करने के लिए कहीं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला केस तो नहीं है। फिर अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला केस है, मतलब पेरेंट्स में स्पर्म ट्रांसलोकेशन वाला केस है, कोई भी दिक्कत है या स्पर्म में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, ऐसा केस है, तो इम्प्लांटेशन से पहले जो पेरेंट्स हैं, जो कपल्स हैं, उनकी जेनेटिक डायग्नोसिस कराएंगे ये रूल आउट करने के लिए कि कहीं स्पर्म में ट्रांसलोकेशन वाला केस तो नहीं है। या फिर अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो उससे पहले बच्चे का एमनियोसेंटेसिस कराएंगे, बच्चे में एमनियोसेंटेसिस कराएंगे। अगर मान लो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो अब हमें रूल आउट करना है कि कहीं स्पर्म ट्रांसलोकेशन वाला केस तो नहीं था, या फिर जो बच्चा है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है। अगर मदर कंसीव कर गई है उस वक्त हम कैसे रूल आउट करेंगे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस करेंगे। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको बाहर निकालेंगे, सिरिंज से सक करके बाहर निकालेंगे, एस्पिरेट करके बाहर निकालेंगे, और फिर उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए भेज देंगे कि कहीं जो बच्चा है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ CVS, कोरियोनिक विलस सैम्पल्स, मतलब सैम्पलिंग, जो कि प्लेसेंटा है उसकी विलाई की आप सैम्पलिंग के लिए भेज सकते हो, जिससे रूल आउट हो जाएगा कि कहीं बच्चा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है। अगर मदर कंसीव कर गई है तो उसमें ये तरीका है। या फिर अगर किसी डोनर गैमीट से मान लो ओवम डोनेट करवा के कंसीव की है या फिर स्पर्म डोनेट करवा के कंसीव की है, तो उसमें मालूम करने के लिए भी आपके पास यही तरीका है कि आप चाहे तो एमनियोसेंटेसिस से मालूम कर ले कि बच्चा कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार अबॉर्ट कर रहा है, या फिर CVS करा के रूल आउट करेंगे कि बच्चा कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है। और अगर आपको कपल्स में लग रहा है तो उनकी जेनेटिक काउंसलिंग या डायग्नोसिस के लिए आप भेजोगे, उनकी कैरियोटाइपिंग कराओगे रूल आउट करने के लिए कहीं उनमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अब कोई अगर मरीज़ है जिसमें PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उस मरीज़ का कैसे ट्रीटमेंट करोगे, वहाँ इंसुलिन का लेवल बढ़ा होगा ब्लड में, हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, या फिर इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते PCOS वाले पेशेंट जो होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होंगी, उसको करेक्ट करने के लिए आप मेटफॉर्मिन चलाओगे। मेटफॉर्मिन ही ज़्यादातर चलाते जो PCOS के केसेस होते हैं जहाँ इंसुलिन का लेवल बढ़ा होता है। तो जैसे ही मेटफॉर्मिन चलाओ तो रिस्पॉन्स आ जाता है। उसके बाद जब मेटफॉर्मिन चलाने के बाद उनका इंसुलिन लेवल कम होता है, फिर उसके बाद ऐसे पेशेंट्स को हम कंसीव करने के लिए बोलते हैं। पहले उसका PCOD का मैनेजमेंट करेंगे या PCOS का मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद हम उस मरीज़ को फिर बाद में कंसीव करने के लिए बोलेंगे। जब उसका प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल हो जाए, जब उसका इंसुलिन का लेवल नॉर्मल हो जाए, जब उसका एंड्रोजन का लेवल नॉर्मल हो जाए, तब ऐसी मरीज़ को हम कंसीव करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर अभी उसका PCOS करेक्ट नहीं हुआ है, वो कंसीव करेगी तो क्या होगा, बार बार रिकरेंट एबॉर्शन वो आपके पास लेके आएगी। तो अगर PCOS वाला केस है तो सबसे पहले उसका PCOS को करेक्ट करो, इंसुलिन के लेवल को करेक्ट करो, एंड्रोजन जो बढ़ा हुआ है उसको करेक्ट करो, मेटफॉर्मिन चलाओ, और जब थोड़ा काम डाउन हो जाए, कम हो जाए इंसुलिन का लेवल, जब हाइपर इंसुलिनीमिया जो हो रखा है वो कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए, उसके बाद मरीज़ को हम कंसीव करने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई इंडोक्राइन डिसऑर्डर से, चाहे मरीज़ को डायबिटीज़ है या फिर थायराइड डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले हम उसको करेक्ट करते हैं। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ को करेक्ट करते हैं। अगर मरीज़ को हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है उसको करेक्ट करते हैं, और उसके बाद जब थोड़ा कंट्रोल हो जाता है फिर फर्दर मरीज़ को हम कंसीव करने के लिए बोलते हैं। मतलब जो कॉजेज़ मिलेंगे आपके पास, सबसे पहले तो कोई भी रिकरेंट एबॉर्शन की मरीज़ आएगी, आपको सबसे पहले इवैल्यूएट कराना है। इवैल्यूएट कराने से पहले आपको उसकी अच्छे से हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेने के बाद, इसके पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई रिकरेंट एबॉर्शन लेके मरीज़ आ रही है तो हमें क्या क्या जांचें करानी है। वो सारी जांचें कराने के बाद अगर जो फाइंडिंग्स आती है उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करेंगे।
फिर अगर कोई जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाली मरीज़ है, जस्ट लाइक पीआईडी, पेल्विक इन्फेक्शन है मरीज़ को, या फिर ट्यूबरक्लोसिस थी मरीज़ को, तो उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही होंगी मरीज़ को, उसको मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पीआईडी वाली मरीज़ थी, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन था मरीज़ को, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले मरीज़ के सर्विक्स से और वेजाइना से जो डिस्चार्ज आ रहा होगा उसके कल्चर के लिए भेजोगे। कल्चर की जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करोगे मरीज़ को, लेकिन फिर भी हम एक एम्पेरिकल थेरेपी चला देते हैं। एम्पेरिकल थेरेपी में आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। आप चाहो तो डॉक्सीसाइक्लिन चला सकते हो, आप चाहो तो इरेथ्रोमाइसिन चला सकते हो। दोनों का रिस्पॉन्स बिल्कुल एक ही जैसा है, बट जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ डॉक्सीसाइक्लिन। पीआईडी के मरीज़ों में भी हम डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं, और अगर डॉक्सीसाइक्लिन हम यूज़ कर रहे हैं जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस में, तो इसकी डोज होगी 100 mg BD 14 दिन के लिए। तो अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो हम डॉक्सीसाइक्लिन चला सकते हैं 100 mg BD फॉर 14 डेज़। तो जैसे ही रिस्पॉन्स हो जाएगा, मरीज़ का जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिर मरीज़ को हम फर्दर कंसीव करने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि इन्फेक्शन था, इस वजह से वो बार बार अबॉर्ट कर रही थी। तो जैसे इन्फेक्शन सही हो जाएगा तो वो इसके अबॉर्शन जो हो रहा था, रिकरेंट अबॉर्शन, वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी एक टर्म प्रेगनेंसी या टर्म बेबी को वो डिलीवर कर पाएगी। ये तो हो गया इंटर कॉन्सेप्शनल पीरियड की बात। अब हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करते हैं कि अगर मरीज़ प्रेग्नेंट है और उस दौरान वो आपके पास आई है और उसकी हिस्ट्री है रिकरेंट अबॉर्शन की, तो इस मरीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले रीअश्योरेंस एंड टेंडर लविंग केयर। अब ये क्या होता है? सबसे पहले अगर मरीज़ आपके पास आई है तो आप उसको एश्योर करो कि नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है इससे पहले तुम्हारी 3 प्रेगनेंसीज़ या 4 प्रेगनेंसीज़ अबॉर्ट की थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये भी अबॉर्ट करे। हो सकता है ये जाए आगे तक और तुम एक टर्म बच्चे को डिलीवर करो। ये एश्योर करना है मरीज़ को। और मरीज़ को बहुत टेंडर लविंग केयर, मतलब कि फैमिली में एडवाइस करना है, जो अटेंडेंट आए हैं वो उनको एडवाइस करना है कि इस मरीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, अच्छे से संभाल के रखना है, ताकि उससे क्या होता है, उसका स्ट्रेस दूर होता है बहुत अच्छे से मानने से, और जैसे वो चाहती है वैसे रखने से, टेंडर लव से क्या होता है, उसका जो स्ट्रेस होता है वो इम्प्रूव होता है। और जब स्ट्रेस इम्प्रूव होता है तो उससे क्या होता है, यूट्रस का ब्लड फ्लो भी ठीक हो जाता है। इससे उसकी प्रेगनेंसी के आउटकम्स अच्छे हो सकते हैं। इसीलिए हम एडवाइस करेंगे जो भी अटेंडेंट आए कि ये मरीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है, और मरीज़ को आपके पास जब आ रही है तो उसको आपको रीअश्योर करना है। ठीक है। फिर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मरीज़ आ रही है तो आप उसका अल्ट्रासाउंड कराओगे। अल्ट्रासाउंड इसलिए कराओगे देखने के लिए कि प्रेगनेंसी कैसी है। अगर वायबल प्रेगनेंसी है तो इससे आपका मैनेजमेंट उसी हिसाब से होगा। अगर मरीज़ सबसे पहले आपके पास आ रही है प्रेगनेंसी लेके, रिकरेंट अबॉर्शन वाली मरीज़ है, तो सबसे पहले आप उसका अल्ट्रासाउंड कराओ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो मिलेगा, वायबल प्रेगनेंसी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना मैनेजमेंट करोगे कि अभी बच्चा वायबल है तो हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं कि इसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाए। तो उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड कराओगे। और अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड में 8 से 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी मिल रही है, मतलब जो बच्चा है वो 8 से 9 हफ्ते का है, वायबल बच्चा है, तो सिर्फ 2 से 3% केसेस में होता है कि ये बच्चा अबॉर्ट कर जाए। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि ये प्रेगनेंसी फर्दर कंटिन्यू कर सकती है, अबॉर्ट नहीं करेगी। इसीलिए जब भी रिकरेंट अबॉर्शन की मरीज़ आती है तो वहाँ अल्ट्रासाउंड कराना मैंडेटरी है, ताकि अगर रूल आउट कर सको कि बच्चा वायबल है या नहीं है। अगर 8 से 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी दिखा रही है, बच्चा वायबल है, तो सिर्फ 2 से 3% चांसेस है कि ये बच्चा अबॉर्ट करेगा, वरना वो प्रेगनेंसी ज़्यादातर कंटिन्यू ही हो जाती है। सिर्फ 1% केसेस में वो अबॉर्ट कर सकती है। एक सेकंड। और अगर 16 हफ्ते की आपने अल्ट्रासाउंड कराया और 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी मिली है, उसमें वायबल बच्चा मिला है, तो उसमें सिर्फ 1% चांस है कि इस फीमेल की प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर जाए। सबसे पहले अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, 8 से 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी मिल रही है, तो 2 से 3% चांसेस है कि मरीज़ की ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर जाएगी। और अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें 16 हफ्ते की जेस्टेशनल एज आ रही है बच्चे की, 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी आ रही है, उसमें सिर्फ 1% चांस है कि ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट करेगी। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड कराने का फ़ायदा है।
उसके बाद आप मरीज़ को रेस्ट एडवाइस करोगे कि मरीज़ को कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है, अवॉइड करना है, एंड ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ें आप मरीज़ को बिल्कुल बिल्कुल समझा के भेजोगे कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना चांसेस हो जाएंगी कि तुम्हारी ये प्रेगनेंसी भी अबॉर्ट कर जाए। तो मरीज़ को ये सारी चीज़ें आपको एडवाइस करनी है। उसके बाद आप प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी चलाओगे कुछ मरीज़ों में। अब वो कौन से मरीज़ हो सकते हैं जहां आप प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी प्रेस्क्राइब करोगे? तो अगर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट वाला केस है, मतलब जहां प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम आ रहा है, उन मरीज़ों में आप प्रोजेस्टेरॉन की थेरेपी प्रेस्क्राइब करोगे। और ये कब प्रेस्क्राइब करोगे? ओवुलेशन के 2 दिन बाद। जैसे ही मरीज़ ओवुलेट करेगी उसके 2 दिन बाद से आप प्रोजेस्टेरॉन की थेरेपी शुरू कर दोगे। और यहाँ क्या शुरू करोगे? यहाँ प्रोजेस्टेरॉन की वेजाइनल सपोजिटरीज आती हैं 100 mg की। तो जैसे ही ओवुलेट कर जाएगी मरीज़, उसके 2 दिन बाद से आप प्रोजेस्टेरॉन की 100 mg की वेजाइनल सपोजिटरीज मरीज़ में चलाना शुरू कर दोगे ओवुलेशन के जस्ट 2 दिन बाद। 2 दिन हो गया ओवुलेशन के, 100 mg प्रोजेस्टेरॉन की वेजाइनल सपोजिटरीज आती हैं, वो मरीज़ में प्रेस्क्राइब कर दोगे। अब इसके बाद क्या होगा? ये तो ओवुलेशन के बाद हो गया कि आपने 100 mg की वेजाइनल सपोजिटरीज प्रेस्क्राइब कर दी। अब जैसे ही मरीज़ कंसीव कर जाएगी, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आप प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खिलाना शुरू कर दोगे, प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंटेशन शुरू कर दोगे। और वो भी 100 mg OD से लेके 200 mg BD तक आप खिला सकते हो। और ये अगर आपने शुरू कर दिया प्रेगनेंसी शुरू होते ही, कंफर्म होते ही, अब आप शुरू क्या कर दोगे? प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां जिनकी डोज 100 mg से लेके 200 mg तक की होती है, वो शुरू कर दोगे। और वो कब तक खिलाओगे? जब तक प्रेगनेंसी 10 से 12 हफ्ते तक की नहीं पहुंच जाती। 10 से 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक आपको खिलाना है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट वाली मरीज़ आ रही है, एक बार फिर समझ लो, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट वाली मरीज़ आ रही है, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के 2 दिन बाद से आपको क्या शुरू कर देनी है? प्रोजेस्टेरॉन की वेजाइनल सपोजिटरीज 100 mg की। फिर जैसे ही वो मरीज़ प्रेग्नेंट हुई, कंफर्म हो गया, आपने कार्ड टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, मरीज़ प्रेग्नेंट है, अब उस फीमेल में आपको क्या चलाना है? प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंटेशन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खिलानी है। वो गोलियों की डोज 100 mg से लेकर 200 mg तक होती है। और अगर एक बार शुरू कर दिया प्रोजेस्टेरॉन खिलाना इन मरीज़ों में, तो 10 से 12 हफ्ते की जब तक उसकी प्रेगनेंसी नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको उनको गोलियां खिलानी है। ये हो गया अगर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर पेशेंट्स में कम आ रहा है तो उन पेशेंट्स में। अब अगर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है या एप्ला वाला केस है, तो वहाँ आप क्या मैनेज करोगे? तो इन मरीज़ों में हम खिलाते हैं लो डोज एस्पिरिन, जो कि होती है 75 mg पर डे। अगर कोई एप्ला वाला केस हो रहा है तो वहाँ आप क्या शुरू कर दोगे? उन मरीज़ों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप शुरू कर दोगे लो डोज एस्पिरिन, जिसकी डोज होगी 75 mg पर डे, या और हिपैरिन इसके साथ दोगे, जो होगा 5000 यूनिट्स सबक्यूटेनियस ट्वाइस डेली, मतलब सबक्यूटेनियस इसका इंजेक्शन लगेगा और दिन में 2 बार लगेगा। ये हिपैरिन हो गया। और उसको 34 वीक्स तक मरीज़ में गोलियां भी खिलानी है, लो डोज एस्पिरिन भी खिलानी है, और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी लगवाना है हिपैरिन का, जब तक मरीज़ की प्रेगनेंसी 34 वीक्स तक नहीं पहुंच जाती, अगर एप्ला वाला केस है मरीज़ में तो। इसके साथ साथ आप दूसरी दवाइयाँ भी दे सकते हो, जिसमें अनफ्रैक्शनड हिपैरिन भी दे सकते हो और लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन भी दे सकते हो। ये दोनों भी उतनी ही सेफ़ है प्रेगनेंसी में और उतना ही काम करती हैं जितना आपकी लो डोज एस्पिरिन करती है और हिपैरिन करती है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चाहे आप लो डोज एस्पिरिन खिलाओ मरीज़ को एंड हिपैरिन खिलाओ, और जब भी शुरू करोगे उसको 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक खिलाओगे। उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो आप खिला सकते हो अनफ्रैक्शन हिपैरिन और लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन भी चला सकते हो। ये 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एंड पेशेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। उसके बाद
अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है तो इन मरीज़ों में हम सर्कलाज ऑपरेशन करते हैं। सर्कलाज ऑपरेशन अभी हम डिटेल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे। इसके रिकरेंट अबॉर्शन के बाद हमारा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला ही केस है, वहाँ हम बात करेंगे हम क्या क्या ऑपरेशन करते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाले केस में। सर्कलाज ऑपरेशन जो करते हैं हम उसकी बात उसमें करेंगे। तो अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है तो वहाँ हम सर्कलाज ऑपरेशन करते हैं। फिर अगर क्रोमोसोमल एनोमली वाला केस है तो वहाँ हम क्या करते हैं, कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, या तो आप CVS करो, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करो, या फिर एमनियोसेंटेसिस करो। इससे क्या हो जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं। अभी इससे पहले हमने क्या बात किया था, इंटर कॉन्सेप्शनल पीरियड में बात किया था कि कैसे हम क्रोमोसोमल एनोमली को डिटेक्ट करेंगे। अब हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, मरीज़ प्रेग्नेंट है, अब हमें रूल आउट करना है कि कहीं क्रोमोसोमल एनोमली वाला केस तो नहीं है। तो अगर मरीज़ प्रेग्नेंट है तो वहाँ आप कैसे कर सकते हो, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करा सकते हो, या फिर एमनियोसेंटेसिस कर सकते हो, और फिर वो जो निकल रहा है, जो भी प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, उसको आप फर्दर स्टडीज़ के लिए भेज दोगे कि कहीं बच्चा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है। और ये दोनों प्रोसीजर इन्वेसिव प्रोसीजर है, मरीज़ में निडल डाल के निकाल रहे हो, दोनों प्रोसीजर इन्वेसिव प्रोसीजर है, लेकिन आपको रूल आउट करना है कहीं बच्चा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है, इसलिए हम कर रहे हैं। और एक काम और कर सकते हो आप, इम्प्लांटेशन से पहले जो ब्लास्टोमेयर बन रहा है उसकी जेनेटिक डायग्नोसिस करा सकते हो, ताकि रूल आउट करने के लिए कहीं ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला केस तो नहीं है। जो बच्चा इम्प्लांट होने जा रहा है, जो ब्लास्टोमेयर इम्प्लांट होने जा रहा है, कहीं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है, उसकी भी आप करवा सकते हो, जेनेटिक डायग्नोसिस करवा सकते हो। अगर वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला निकल रहा है तो हम उसको फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कहीं ये जो इम्प्लांटेशन होने जा रहा है वो बच्चा कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है। अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला होता है तो फिर मरीज़ को हम दूसरी बार कंसीव करने के लिए बोलते हैं, फिर हम डायग्नोज कराते हैं। और अगर वो नॉर्मल बच्चा निकलता है, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला नहीं निकलता है, तो फर्दर हम उसको इम्प्लांट होने देते हैं, और इससे मरीज़ की जो प्रेगनेंसी का आउटकम होता है वो सक्सेसफुल होता है। इसके बाद आता है इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलियाज वाला केस। अब अगर किसी में इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया है तो उसमें आप क्या मैनेजमेंट कर सकते हो। इसमें जो हम चलाते हैं, इसमें भी हेपेरिन चलाते हैं 5000 इंटरनेशनल यूनिट, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, दिन में 2 बार देते हैं, आप ये चला सकते हो अगर इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया वाला केस है। या फिर आप चाहो तो लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन चला सकते हो इन मरीज़ में। और ये कैसे देना है, सबक्यूटेनियस दिन में 1 बार देना है। इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है क्योंकि क्या होता है, ये सबक्यूटेनियस है और दिन में 1 बार देना है। और अगर हम लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन की बात करें तो उसको दिन में अगर हेपेरिन की बात करें तो उसको हमें 2 बार देना है। उसकी कंपैरिजन में अगर हम लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन की बात करें तो इसको सिर्फ दिन में 1 बार देना है, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और अगर एक बार हेपेरिन शुरू कर दिया तो उसको 34 वीक्स तक देना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस।